नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपका दिग्विजय स्टडी चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हम आपको संवैधानिक इतिहास में 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट से रूबरू करा चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था 1833 के चार्टर एक्ट में भारत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तथा 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। हम आपको 1858 के भारत शासन अधिनियम से आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बातें जो उसमें पीछे रह गई थी वो है आपको हम बताते चले। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके हमने आपको बताया था हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 1947 के भारत शासन अधिनियम तक, भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम तक। हमने आपको इस बात से भी अवगत कराया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों तैयार हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपको हमने ये भी बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 20 साल के बाद 1793 चार्टर एक्ट तैयार हुआ। 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये सभी क्या है? चार्टर एक्ट। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 1773 के एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं और 1793, 1813, 1833, 1853 के एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में लगभग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। उसने धीरे धीरे अपने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, और उसने हमने आपको बताया था कि 1757 और 1757 में बंगाल को जीत लिया था, ठीक है। 1774 में और दिल्ली के नवाब को हरा दिया था। तो इस वजह से उसने क्या किया कि अपने भारत में शासन को चालू करने के लिए ब्रिटिश संसद से, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन से, एक अनुमति मांगी कि हम भारत में शासन व्यवस्था को हम खुद चलाना चाहते हैं। तो ब्रिटिश संसद ने कहा ऐसे कैसे आप चलाओगे, तो इसके लिए आपके नियम कानून तो होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको चलाना है तो हम आपको 20 साल के लिए अनुमति देते हैं। तो उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिए। वो एक्ट था 1793 का, 20 साल के लिए 1793 का चार्टर एक्ट। ऐसे जब 1793 का समय बीत जाने के बाद जब आगे बढ़ाना तो फिर वह संसद में पहुंच जाते, संसद में अपनी बात रखते कि हमें फिर और 20 साल के लिए व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों में अनुमति दीजिए। तो ऐसे ही 1813, 1833, 1853 के 1853 तक 20-20 साल के लिए ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने की अनुमति दी, ठीक है। हम बात करें चार्टर एक्ट किसे कहते हैं। चार्टर एक्ट को हम ऐसे शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं, जैसे लाइसेंस। हम लोग गाड़ी का लाइसेंस बनवाने के लिए मुख्यालय जाते हैं, ठीक है, आरटीओ ऑफिस जाते हैं। ऐसे इसमें क्या है कि चार्टर एक्ट का मतलब जो है हमने आपको 20 साल के लिए परमिशन दे दिया है, आप 20 साल तक भारत में शासन करेंगे, ठीक है, आप 20 साल तक भारत में शासन करेंगे, हम उसकी देखरेख करेंगे। 1853 तक आते आते
भारत में या भारत की जनता ने इतना विरोध कर दिया कि संसद में भी उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध होने लगा। कहाँ होने लगा था? ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध होने लगा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो बहुत कलाकार थे। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश की सरकार है या ब्रिटिश की जो क्राउन है उनसे बढ़िया सेटिंग करके उन्होंने कहा, जब उनका विरोध को उन्होंने सेटिंग करके एक और एक्ट पारित करा दिया। उन्होंने 1853 में एक एक्ट पारित कराया, उसमें कहा गया कि आप शासन तो करेंगे लेकिन समय अवधि तक नहीं करेंगे, कि आप 20 साल करेंगे या 15 साल करेंगे या 5 साल। 1853 के चार्टर एक्ट में समय की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन एक आपका बन सकता है कि किस अधिनियम किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन का समाप्त हो रहा था? तो 1853 में तो समाप्त हुआ। 1858 क्या शुरुआत हो गई? भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम क्यों शुरुआत हुई? ध्यान से सुनना। 1853 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। तो लेकिन जनता में काफी आक्रोश था। क्या था? जनता में काफी आक्रोश था। एक तो 1857 की क्रांति की बात कर लें। यहाँ पर 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के कई कारण थे होने के। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो राजा लोग थे, अभी हम बात करें दो तरीका के भारत था। एक तो ब्रिटिश भारत था, और एक कौन था? स्वदेशी भारत। स्वदेशी भारत में शासन को कौन संचालित कर रहे थे? राजा। और ब्रिटिश भारत में कौन संचालित कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन 1858 तक आते आते इतना विद्रोह हो गया, यानी इतना विरोध हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कि उन्होंने ये सोच लिया था 1857 की क्रांति के बाद यदि इस तरीके से हम चलते रहे तो ज़्यादा दिन तक हम भारत में नहीं टिक पाएंगे। तो जब ब्रिटिश संसद में बात रखी गई कि ये भारत की जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने कहा अच्छा जो आपको समस्या है भारत के यानी कि गवर्नर जनरल से, भारत के तो 1857 में विद्रोह हो गया। जब जगह जगह विद्रोह हो गया, उधर राजाओं ने भी विरोध किया। जब राजाओं ने विरोध किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक विचार, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के मन में ये विचार आया कि अब हम इस तरीके से अगर शासन किया तो हम ज़्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने 1858 में एक अधिनियम पास किया। आपको साथ में आपको लिखना भी है, पेन और नोट्स आपके चालू रहना चाहिए सभी में, और अच्छे क्वेश्चनों का आपका स्वागत रहेगा। आपको एक निवेदन है कि जो क्वेश्चन है वो संवैधानिक इतिहास से ही पूछें, अभी आगे चल के ना पूछें, और कमेंट्स में बिल्कुल डालें, हम आपको उत्तर देंगे। कल आज पढ़ के हम आपको बिल्कुल उत्तर आपको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो 1858 में एक एक्ट पारित किए गए, उस एक्ट का नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कारण क्या थे अगर आपको हम बताएं? कारण आपको बता दिए, एक तो 1857 की क्रांति और जनता में विद्रोह। जब जनता में ज़्यादा विद्रोह हो गया तो वहाँ ब्रिटिश संसद में इस बात को रखा गया, ज़्यादा विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने कहा ऐसा करो, आपको भारत के गवर्नर जनरल से समस्या है ना, भारत के गवर्नर जनरल, आपको भारत के गवर्नर जनरल समस्या है भाई। आपके भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर वो किसके अनुसार होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार होता था। उन्होंने कहा ऐसा करो, हम भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाए।
क्या करे दे रहा है, वायसराय। अभी क्या था, अभी अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC सीधे भारत में क्या करती थी बताओ, शासन करती थी। अब क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संसद। अब जो ब्रिटिश संसद है वो ब्रिटिश संसद सीधे क्या चलाएगी बताओ, भारत का शासन चलाएगी भारत में। ठीक है, अभी कौन चला रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन चलाएगी बताओ, कौन के, ब्रिटिश संसद। तो महारानी विक्टोरिया ने कहा आपको गवर्नर जनरल समस्या, हाँ गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त करे दे रहे हैं। अब जो भारत में राजनीतिक गतिविधियां या भारत में जो शासन कर रहे हैं वो किसके अनुसार जुड़े हुए, सीधे ब्रिटिश की महारानी से। ठीक है, अब हमारे नेतृत्व में आप पे शासन करोजे, और आपको जो शासन करोजे है वहाँ में बात कही गई थी कि कल्याणकारी शासन की व्यवस्था करिए, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करिए, कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे, तो जिससे जनता और जो राजा थे भारत के वो कैसे संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में ही जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था वो उसे समाप्त करके, समाप्त नहीं किया गया, उसको बदल कर क्या कर दिया गया बताओ, भारत वायसराय रख दिया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके मन में एक उठना चाहिए। अब एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए, किस शासन के तहत, या हम कह सकते हैं किस एक्ट के तहत, अभी हमने आपको बताया था किस एक्ट के तहत ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। 1853 58 से बिल्कुल समाप्त हो गया था। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्त होने के बीज निहित थे। बीज मतलब शुरुआत, तो शुरुआत कहां से हो चुकी थी, 1853 से। अगर जगह किस यानी कि किस एक्ट में बीज निहित थे क्वेश्चन आ सकता, तो हम लोग का कार्य बताओ, हम लोग करेंगे 1853। ठीक है, और अगर जगह किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ तो 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप लोग सभी लोग। अठारह सौ 58 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 1 विशेषता लिखो। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन EIC समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने या ब्रिटिश क्राउन ने ले लिए। ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। अब यहाँ से आपको एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बनेंगे दो। एक तो आपकी सुंदर क्वेश्चन बना कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और एक क्वेश्चन हुआ है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बताओ? लॉर्ड कैनिंग। वो गवर्नर जनरल, ठीक है, बीच में बने थे। बीच में भाई गवर्नर जनरल के पद को नाम बदल के क्या कर दोगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल वो थे, ठीक। और हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग। आपके अभी एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सका। इस एक्ट के तहत यहीं से शुरुआत होते है भारत सचिव पहली बार या भारत के मंत्री पद की शुरुआत होती है इसी एक्ट के तहत। 1858 के एक्ट के तहत एक नए पद को सृजन करोगे, वो कौन सा पद है तो भारत सचिव या भारत मंत्री। लिख लो दूसरी पॉइंट आपने या ऐसे नोट करके एक चीज लिख लो, नोट करके लिखो। 1858 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम में हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 1858 के अधिनियम में क्या भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था? यही तो सुंदर क्वेश्चन है। 1858 के एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया, ना कि समाप्त कर दिया गया। ये लिखो नोट करके लिखो। 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि इसका नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया था। यानी कि सीधी सी बात जय साथियों, एक आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन भाई, आप एक जो पहले जो थी ब्रिटिश शासन थे भाई, बिनके यहाँ से जो पद सृजित होते, पद बनते गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद ने तैयार करे, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल वहीं से शुरुआत हुई, लेकिन भारत की जनता को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्या करो तो भारत की जनता एवं राजाओं को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश क्राउन ने क्या कही थी, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से बात नहीं करना है, आपको बात डायरेक्ट किनसे करना है, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन से या ब्रिटिश महारानी से सीधे आप अपनी बात रख सकते। और ब्रिटिश महारानी ने भारत के लोगों को, भारत के राजाओं को यह संतुष्ट किया था कि हम आपके लिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए कल्याणकारी योजना चालू करेंगे। तो और इनका एक मतलब था, यदि हम ये सब चीजें न करते तो भारत में क्या हो जाता, तो विद्रोह हो जाता, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, वेरी मोस्ट करके। अभी हाल हमने बताया था इस अधिनियम के तहत कौन से पद की नए पद का सृजन हुआ था भारत में, भारत सचिव या मंत्री पद। लिखो, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार, इस नियम के तहत पहली बार, इस नियम के तहत पहली बार
भारत सचिव या भारत मंत्री पद नामक सृजित किया गया था। नामक पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भारत सचिव या भारत मंत्री पद सृजित किया गया था। पहली लिख लो, प्रथम भारत सचिव लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली थे। कौन थे बताओ? लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली। लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, आपके मन में एक विचार, ये लॉर्ड क्यों लग रहा है? बताओ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड स्टैनली, तो ये लॉर्ड क्या है? लॉर्ड है संसद, जो ब्रिटिश संसद में जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि, बिना वहां से उपाधि मिलती लॉर्ड की। भाई यहाँ तो जो भारत में शासन करने के लाने आ रहे भी सबको भेज रहा हूँ, ब्रिटिश संसद भेज रहे हैं, ब्रिटिश महारानी भेज रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन, लेकिन जो होते भी उनके प्रतिनिधि होते चुने गए, तो उन्हें वहां संसद में जो सदस्य होते हैं उन्हें कब बोलते हैं? लॉर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट वेरी मोस्ट करके लिख लो। इस अधिनियम को एक्ट फॉर दी इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट्स better governments of the India इस अधिनियम को एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपके मन में विचारा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने हम सभी भारतवासियों से या हमारे राजाओं से या भारत के लोगों से एक दृढ़ संकल्प लिया था कि हम आपके लिए कैसे, बताओ, राज्य की व्यवस्था करेंगे, कल्याणकारी। कैसे राज्य की बताओ? एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे, हम आपके गवर्नर पद को समाप्त कर देंगे, हम क्या शुरुआत करेंगे? वैसा। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक बार सुनो, इस अधिनियम को इलाहाबाद का भी अधिनियम कहा जाता है। लिख लो, ये क्वेश्चन ये सब पेपरों में पूछे हुए क्वेश्चन है जो हम आपको लिखा रहे हैं। देखो, इस अधिनियम को इलाहाबाद का अधिनियम भी कहा जाता है। 1858 के अधिनियम। अब 1858 के बाद आप लोग कहोगे कि हमें 1862, 1892, तो यूपी पुलिस, लेखपाल, पैट, इनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो 1919 का अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम को समझाने के लिए हमने आपको 1753, 1853 और 1858 के एक्ट समझाए। अगर हम आपको जैसे 1935 का अधिनियम पढ़ाते तो अभी आपको हाई कोर्ट और फेडरल कोर्ट में समझ में ना आता, तो यहाँ पे हम आपको पीछे जाके बताना पड़ा। और 1919 के अधिनियम पढ़ाते तो आपको हम फिर पढ़ाते कि भारत सचिव
और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये सब चीज़ें बताना पड़ती। तो अब हम डायरेक्ट 1919 के अधिनियम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन 1919 के अधिनियम से पहले 1909 के अधिनियम को थोड़ा जान लो, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। 1909 के अधिनियम के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। कब बोलते हैं? भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम क्या के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो, इधर लिखना है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। ध्यान से समझो, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। 1909 में मार्ले भारत का सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। और मिंटो गवर्नर जनरल या वायसराय था। गवर्नर जनरल या क्या था बताओ? वायसराय। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा। वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों कैसे करते या सिर्फ वायसराय कैसे करते? सिर्फ वायसराय? देखो नहीं, दोनों के हैं, ध्यान से समझिए। 1909 तक आते आते भारत में भारत में अभी भी एक तो ब्रिटिश शासन है और एक का है देसी भारत। एक तो ब्रिटिश भारत है और एक क्या बताओ? स्वदेशी या देसी भारत, या हम कह सकते हैं स्वदेशी। स्वदेशी भारत के लिए ध्यान से सुनना, राजाओं को संतुष्ट करने के लिए स्वदेशी भारत के लिए ही कौन से पद का सृजन किया गया था? वायसराय। ना कि ब्रिटिश भारत के लिए वायसराय का पद सृजन किया गया था। ब्रिटिश भारत के लिए आज भी गवर्नर जनरल ही पद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यदि ब्रिटिश भारत से जो ब्रिटिश भारत में मान के चलो गवर्नर जनरल है, वो यदि स्वदेशी भारत में दौरा करने जाते या वहां जाते तो वहां पे क्या नाम से पुकार हो जाते? वायसराय। लेकिन भारत शासन में जहां जहां ब्रिटिश को सीधो डायरेक्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, डायरेक्ट का तो शासन है, तो वहां पे क्या बोलते बताओ? गवर्नर जनरल। और जहां राजाओं को शासन है तो, लेकिन राजा शासन तो कर रहे थे, लेकिन कौन के अनुसार कर रहे थे? नहीं, वायसराय नहीं, सीधे ब्रिटिश संसद के अनुसार उनके अधीन थे। लेकिन यहाँ राज्य को कर रहे थे, राजा कर रहे थे, शासन को चला रहे थे, राजा चला रहे थे। लेकिन जब वहां पे जो जाते तो देसी भारत में तो वायसराय बोलते थे, और अगर ब्रिटिश भारत में जाते तब तो गवर्नर जनरल बोलते, ठीक है। हम तो गुलाम थे, सीधी सी बात है, हम क्या थे? गुलाम। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि वो पूर्ण रूप से गुलाम नहीं थे, जहाँ सीधी सी हम कह सकते हैं जहाँ पूर्ण रूप से गुलाम थे, जहाँ राजा पूर्ण रूप से गुलाम थे, वहाँ गवर्नर जनरल का पद ही नाम था। और जहाँ कम थे यानी सीधी उनके अधीन थे, वहाँ हम क्या बोलते बताओ? वायसराय। ठीक, आई बात समझ में? भारत का एक ही वायसराय था, वो अलग अलग पद देते थे बस, यानी भारत का पूरे का वायसराय। लेकिन अगर हम बात करें जहाँ ब्रिटिश शासन है वहाँ पे वायसराय नहीं बोलते, वहाँ का बोलते गवर्नर जनरल। लेकिन जहाँ देसी है भारत है, स्वदेशी भारत है, जहाँ राजाओं का शासन है, वहाँ हम क्या बोलते थे? वायसराय। ठीक है। अब 1858 मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अधिनियम की घटना बहुत गहरी घटना है, आपको दिमाग स्तब्ध कर देगी। मतलब सीधी सी बात है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1909 के अधिनियम में भाई अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी कि भारत में जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग बहुत एकता से यानी सांप्रदायिक एकता से रहते थे। तो इन्हें इनका जो अंग्रेजों का काम था, फूट डालो, राजनीति करो, आपस में इन लोगों में सांप्रदायिकता फैलाना, आपस में जो सद्भाव से रह रहे हैं उनको दूर करना। तो उसने एक चाल चली मिंटो ने किसने चाल चली बताओ? गवर्नर मिंटो ने चाल चली
कि और उसके मन में अगर पीछे से बात करें तो यहाँ से 1909 के अधिनियम से हम पहले की बात करें, थोड़ा तब हमें ये समझा, पहले ये समझ 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या होती है? था कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की देन थी स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना होने में पूरा सहयोग किसका रहा? अंग्रेजों का। उनकी इच्छा थी कांग्रेस की स्थापना हो, कांग्रेस की स्थापना होगी, जो उनके जो सदस्य होंगे वो हमारे अधीन होंगे, जब अधीन होंगे जो हम कहेंगे वही तो कहेंगे जनता से, हमारा विरोध नहीं करेंगे। कैसी भावना थी उसकी? यही भावना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन 1885 से आते आते 1905 तक 20 साल में बहुत परिवर्तन हो गया। क्या हो गया था बताओ? बहुत परिवर्तन, यानी कि कुछ जो कांग्रेस है, कांग्रेस में कुछ क्रांतिकारी तत्व कह सकते हैं, क्रांतिकारी लोग कह सकते हैं, वो इनमें अंदर प्रवेश सम्मिलित हो गए थे, तो उन्हें ब्रिटिश शासन बिल्कुल रास नहीं आता। तो जब ज्यादा समस्या खड़ी हो गई, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, गवर्नर जनरल के लिए, तो इन्होंने एक चाल चली बंगाल का विभाजन, इसे हम बोलते हैं बंग भंग। बंग भंग की घटना कब हुई? 1905 में। अब इनकी नजर बंगाल ही पे थी। बंगाल में जो हिंदू और मुस्लिम थे वो एक सद्भाव से रहते थे, एक सद्भाव से, यानी कि सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा उनमें आपस में प्रेम हो और एकता से रहते। तो इन्हें जब नागवार गुजर रही थी, और नागवार क्या गुजर रही थी कि आगे चल के जिस कर रहे थे, बताओ, इन लोगों से हस्तक्षेप कर रहे थे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से, या ब्रिटेन में भाई जो इनको सीधी सी बात यदि केवल को जो है तो हमें स्वतंत्रता दी। तो इन्होंने शुरुआत करी बंगाल को विभाजन कर दो भागा 1905 में अंग्रेजों ने। 1906 में एक इनने और चाल चली। 1906 में जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम जाति थी, उन्होंने मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, यानी कि सीधी बात है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ये तो बात नहीं है, क्या कर दी बताओ? मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या की स्थापना कर दी? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और 1907 आते आते 1907 में कांग्रेस में दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो भाग। एक कांग्रेस में गरम दल बन गए और एक कांग्रेस में नरम दल। अब कारण क्या थे कांग्रेस में विभाजन हुए की? कारण क्या थे? जो 1885 की, जो 1885 से 1985 की जो कांग्रेस थी, वहां में बहुत होशियार लोग थे, बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। अगर कोई काम है, कोई जैसे ब्रिटेन ने एक एक्ट तैयार किए या अधिनियम तैयार किए, उन्हें गलत लगा तो वो सिर्फ वो चाहते थे हमें विरोध न करना पड़े, ज़्यादा लड़ना झगड़ना न पड़े, हम सिर्फ अगर विरोध करेंगे तो सिर्फ शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे। अब इसमें जब कुछ लोग ऐसे लोग आ गए थे जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती थी कि हम लोग ज्ञापन देके, अब इनका मतलब था सीधी सीधे हम लोग सामने से आवाज उठाएं, और इनका मतलब था हम लोग आराम से आवाज तो उठाएंगे लेकिन इस तरीके से उठाएंगे कि शांतिपूर्वक। वो नागवार गुजर रही थी, और ये भी ब्रिटिश शासन को ये भी नागवार गुजर रही थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक सद्भाव से रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक चाल चली बंग भंग की, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिमों को भड़का के एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में। और 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुई? कांग्रेस का ही विभाजन। ठीक है, तो बताओ कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब जो अगर हम बात करें 1909 में, अब हम बात कर रहे थे आपको 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में मार्ले और मिंटो ने एक मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। क्या की शुरुआत की बताओ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होते हैं? 1892 में भारत के चंद लोगों को, अमीर पूंजीपति लोगों को मत देने के अधिकार मिले थे। ठीक है, गरीब जनता, पिछड़े वर्ग या अन्य छोटे लोगों को तो वोट देने का अधिकार नहीं था। अब जो 1892 वोट देने का अधिकार मिला था उन लोगों को मिला था जो कर देते,
ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश शासन को कर देते या जमींदार लोग आते इन लोगों को मिलते। लेकिन 1892 से आता कहाँ तक बताओ, 1909 तक कुल परिवर्तन हुए। जब परिवर्तन हुआ थोड़ा बहुत और इनने मान्यता दे दी, कुछ लोग और वोट डालने लगे, तो इन्हें जब कुछ लोग वोट डालेंगे, इन्हें एक शुरुआत आपस में जब भाई सीधी सी बात है, इन लोगों को एक नहीं रखना है तो मुस्लिम और हिंदुओं को। अब मुस्लिम हिंदू की जनसंख्या टाइम पे बंगाल में बराबर रहती है ना, बंगाल में लगभग में क्या थी बराबर रहती। तो इन्होंने क्या करी कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे मुस्लिम हैं तो मुस्लिम ही को कैंडिडेट खड़ा हुआ है और मुस्लिम के ही लोग वोट डालें, और जो अन्य वर्ग के लोग हैं जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये लोग वोट नहीं डालते हैं। जे लोग वोट नहीं डालते, वोट ही नहीं डाले, सीधी सी बात है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अर्थ जो है एक वर्ग को जानबूझकर लाभ पहुंचाना। जैसी घटना घटी भारत में विद्रोह हो फूटा है, लेकिन जो मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखो तो मिंटो, यदि भारत में ऐसी आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर रहे तो भारत में बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाए, लेकिन मिंटो नहीं माना। मिंटो ने मार्ले को भी समझा दिया और समझा के फिर लास्ट में 1909 में मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। एक तो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा, आपको क्वेश्चन क्या तैयार होगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। अब क्वेश्चन आया कि किसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मिंटो को। किसे कहा जाता है, मिंटो को। लिखो लिखो 1909 के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। जिससे भारत की जनता में आहत हुई। तो वहाँ उस टाइम पे जो भारत के संविधान सभा के जो सदस्य रहे या संविधान सभा के जो सदस्य रहे उस टाइम पे के.एम. मुंशी यानी कि मणिकलाल मुंशी थे। तो उन्होंने कहा था कि मणिकलाल मुंशी ने कहा था इस अधिनियम द्वारा उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। यह कथन कई बार IAS PCS पेपर में पूछा होगा, किसने कहा था कि इस अधिनियम द्वारा उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, के.एम. मुंशी जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि अभी भारत में वोट डालने का अधिकार मिला ही था कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें समान हो, सभी लोग एक मत से वोट डालें, सबको वोट डालने का अधिकार हो। आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी। वही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से लोकतंत्र की हत्या हो रही कि नहीं हो रही। वहां पे सिर्फ कौन डालेगा बताओ, मुस्लिम डाले और अन्य वर्ग वोट नहीं डाल पाए, तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई ना। लिखो इसमें नीचे डाल के देखो, इस नहीं ऐसे लिखो, इस काट दो, जब लिखो मिंटो को, सीधे लिखो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिख लो। इस अधिनियम समाप्त कर दो। इस अधिनियम
इस अधिनियम से भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई। इस अधिनियम से भारत में सांप्रदाय की वैधानिक शुरुआत हुई। वैधानिक मतलब कानूनी, सीधी हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको हम कल बताएं सांप्रदायिक और आरक्षण में क्या अंतर है, आरक्षण क्या होता है और सांप्रदायिक क्या होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक भी ये भी मन में, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि किस अधिनियम ने भारत में विभाजन के बीज बोध किए थे। 1909 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम से ही भारत में विभाजन की शुरुआत हो गई थी, हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से ज़्यादातर पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत भारत में विभाजन का बीज बोध किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत बताओ, 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत, ठीक है। धन्यवाद मित्रों और धन्यवाद साथियों मेरे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एक शेयर करें, अपने दोस्तों को करें, अपने बहनों को करें, अपने भाइयों को करें, अपने रिश्तेदारों को करें। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी हो, वो हमें कमेंट के द्वारा बताएं, हम आपको उनके आंसर देंगे। धन्यवाद, शुभ समय।